हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग रेलवे का एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सीरीज का अगला कड़ी हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे विश्व की नदियाँ, झीलें, नहरें और कुछ घास के मैदानों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल, और इसमें एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। और अगर आप चैनल में नहीं जुड़े हैं अब तक और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार जुड़ जाएं। इसमें आपको रेलवे से संबंधित और बाकी एग्ज़ाम से संबंधित जीके की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम को लाभान्वित करेंगी। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो आपका है कि जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हो और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो जो नदियों का बहने का प्रतिरूप होता है अपवाह का, वो कई प्रकार का होता है। जैसे एक है आपका अभिकेंद्री, एक है जालीनुमा, वृक्षाकार या अरीय। तो जब समांतर बहती हैं तो और सहायक नदियां समकोण पर मिलती हैं तो कौन सा अपवाह का प्रतिरूप बनता है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अर्थात ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। ये जालीनुमा प्रतिरूप कैसा होता है इसे हम लोग फोटो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों, जब नदियां एक दूसरे के समांतर बहें, जैसे ये दो नदियां हैं, दोनों नदियों को अलग अलग रंग से लेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये आपका दो नदियां हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर बह रही हैं और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिल रही हैं। जैसे इस प्रकार से सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिल रही हैं। तो इस प्रकार के जो अपवाह प्रतिरूप हैं इसे हम लोग जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का संज्ञा देते हैं। अपवाह प्रतिरूप कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका जो पहला जो आपका दिख रहा है वह आपका वृक्षाकार, जो कि वृक्ष की आकृति का है, ये आपका है मुख्य नदी। और मुख्य नदी में कई प्रकार की सहायक नदियां मिलती हुई लग रही हैं और उन सहायकों की भी सहायक नदियां आपको नजर आ रही होंगी। तो ये है वृक्षाकार प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप जिसे आप देख सकते हैं कि इसमें समकोण पर नदियां, सहायक नदियां मुख्य नदी पर समकोण पर मिल रही हैं। एक होता है अरीय। अरीय में क्या होता है कि चारों तरफ नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। और उसके बाद उपद्रुमाकृतिक, जो कि तंत्रिका तंत्र के जैसे आकार के आपको नजर आएंगे। फिर समांतर आपका इस प्रकार से, और एक है उप समानांतर। तो इस प्रकार के कई प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का प्रकार हुआ। तो दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टा क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। नील नदी, कांगो नदी, अमेजन नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जिस कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है। डेल्टा नदियों के मुहाने पर, नदियों का मुहाना मतलब नदी जहां पर समुद्र में गिरती हैं वहां पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद यानी गाद यानी मिट्टी के निक्षेपण यानी मिट्टी के जमाव से जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है उसे डेल्टा कहते हैं। जैसे कोई नदी आई और आने के बाद समुद्र में जब गिरने लगती है तो कई धाराओं में बट जाती है, और धाराओं में बटने के बाद बीच बीच में जो इस प्रकार की आकृति जो बनती है उन्हें ही हम लोग डेल्टा का संज्ञा देते हैं। डेल्टा नाम इसलिए क्योंकि ये त्रिभुज का जो सिंबल है यह एक लैटिन भाषा में इसे हम लोग डेल्टा का नाम देते हैं। जिस प्रकार से ये आपका ए हुआ उसी प्रकार से ये आपका डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा का आप देख सकते हैं कि एक तरफ से आती है आपकी गंगा नदी और एक तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी, और जब दोनों नदियां मिलती हैं और मिलने के बाद जब यह दोनों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जाके समुद्र में मिल के जब गिरती हैं तो यहाँ पर डेल्टा बनाया जाता है, और यही डेल्टा जो है इसी को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। अगला प्रश्न, तीसरा, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है। बॉन, बैंकॉक, न्यूयॉर्क या लंदन। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, अर्थात न्यूयॉर्क। यह न्यूयॉर्क से होकर बहती है। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है जिसका उद्गम न्यूयॉर्क में स्थित एडिरोडैक पर्वत में उपस्थित झीलों से होता है। यह नदी अपने दक्षिणी छोर से न्यूयॉर्क की और न्यू जर्सी प्रांतों के बीच मध्य सीमा बनाती है, और हेनरी हडसन इसका खोज किए थे, इसीलिए इस नदी का नाम हडसन पड़ा है। बैंकॉक मीनाम नदी के किनारे है, बॉन राइन नदी के किनारे है, और लंदन टेम्स नदी के किनारे है। तो ये आपका जो हडसन नदी जो है आपका ये न्यूयॉर्क से होकर बहने वाली नदी है। न्यूयॉर्क जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। यह नदी छोटे स्तर की है इसीलिए मैप में यह विजिबल नहीं है। अगला प्रश्न,
विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, नील, पराना या पीली नदी? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी विश्व की ये नील है, यहाँ तीसरा पूछा हुआ है। और दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन है। इसका मतलब नील और अमेजन के अलावा नदी आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात यांगसी नदी। यांगसी नदी चीन में बहती है। यांगसी नदी चीन में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन में इसे चेन जियांग के नाम से जाना जाता है। विश्व की पहली और दूसरी नदी नील 6690 और अमेजन 6400 किलोमीटर है। तो ये जो आप नदी आप देख सकते हैं, ये कौन सी नदी की बात की गई है? यांगसी। तो यहाँ आप मैप में आप गौर कीजिएगा, तो ये है आपका यांगसी नदी। यांगसी नदी का आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ऐसे होके इधर से यहाँ चीन का वुहान से होते हुए जाके दक्षिण चीन सागर में संघाई के करीब में यह अपना जल को विसर्जित करती है। यही है आपका एशिया की सबसे लंबी नदी, जिसे हम लोग यांगसी नदी भी कहते हैं। यही नदी को यांगसी नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, हुआंगहो या सिंधु? यानी जल की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी जो है वो आपका ऑप्शन है, अर्थात अमेजन नदी है। और लंबाई की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की दूसरी लंबी नदी है 6400 किलोमीटर। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी 6690 किलोमीटर। आसवान बांध, ये सवाल पूछा जाता है, आसवान बांध नील नदी पर है, नासिर झील नील नदी पर है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो नील, यहाँ आपसे पूछा गया है अमेजन के बारे में, तो अमेजन आयतन की दृष्टि से सबसे लंबी है। अमेजन ब्राजील की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण अमेरिका की भी सबसे बड़ी नदी है। और जो इसका मैप भी आप देख सकते हैं कि ये रहा अमेजन का मैप, जो कि इस प्रकार से ऐसे होते हुए यहाँ से जाके फिर अटलांटिक महासागर में ये नदी गिरती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? यानी सबसे बड़े क्षेत्र से जल लाने वाली नदी का बेसिन कौन सा है? अमेजन, गंगा, नील या मिसिसिपी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अमेजन। अमेजन का अपवाह बेसिन सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है और अंतरतम बंदरगाह मनौस ब्राजील इसी नदी पर है। मैप में भी आप देख सकते हैं कि यह किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो वह पर्वत श्रेणी है एंडीज। ये यहाँ पर से निकल रही है इस प्रकार। इसमें एक सहायक नदी, कई सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं और उसके बाद यह जाके अपना जल को अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में अपना जल को विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदी लापाज बोलिविया के करीब से जो निकलती है, जिसका नाम आपका मेडीरा है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा है, याद रखिएगा, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा मेडीरा विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि आपका अमेजन की सहायक नदी है। और अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? हडसन, थेम्स, राइन या पोटोमैक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थेम्स, यानी ऑप्शन बी। तो हडसन न्यूयॉर्क से, थेम्स लंदन से, राइन जर्मनी से, पोटोमैक वाशिंगटन से। तो अलग अलग नदियों से संबंधित अलग अलग शहर, ये सभी सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये जो थेम्स नदी है, ये आप देख सकते हैं कि यह लंदन से होकर गुजरती है और फिर इंग्लिश चैनल वाले करीब के जो सी है, जिसे नॉर्थ सी भी हम लोग बोलते हैं, उत्तरी सागर, उसमें जाके अपना जल को विसर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? हुआंगहो, यांगसी, और भी ऑप्शन है मेकांग या आमोर? इसका विजिबल हो गया आपका आंसर, तो इसका सही जवाब है हुआंगहो। हुआंगहो नदी को पीली नदी का संज्ञा भी देते हैं, जिसका लंबाई आपका 5400 किलोमीटर है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पानी की गाद का अधिकता के कारण इसका रंग पीला भूरा हो जाता है, इसीलिए इसे पीली नदी भी कहते हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो यह अपने पीछे अवसाद छोड़ जाती है। यह भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करती है, जो खेती के लिए उपयुक्त है। बाढ़ की स्थिति में यह नदी उत्तर चीन के मैदान एवं महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में आवास और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। यानी कई मामलों में बाढ़ से नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। तो इतना डिटेल आपको केवल इस वजह से बताया गया ताकि आप जान सकें कि चीन का शोक किसे कहते हैं। तो पीली नदी और चीन का शोक हुआंगहो नदी, जो कि चीन से होकर बहती है, 5400 किलोमीटर लंबी है। आप मैप में भी देख सकते हैं हुआंगहो नदी। तो ये आपका है हुआंगहो नदी का बहाव क्षेत्र, और ये
येलो सी यानी पीली सागर, जो कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चीन के बीच में एक सागर है और उसी में अपना जल को विसर्जित करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? नील, नाइजर, ऑरेंज या अमेजन? तो इसका सही जवाब आप गेस कर लिए होंगे। सही जवाब आपका अमेजन है। तो अमेजन नदी चूंकि दक्षिण अमेरिका में है इसलिए यह तो अफ्रीका में नहीं है। अब देखते हैं कि नील नदी, नाइजर नदी और ऑरेंज नदी ये तीनों कहाँ हैं। तो नील, नाइजर और ऑरेंज नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल को विसर्जित करती है। तो चलिए इसे पहले हम लोग मैप में देखते हैं नील नदी का। तो नील नदी आप देख सकते हैं कि यह लेक विक्टोरिया से होकर निकलती है और निकलने के बाद ये व्हाइट नील के रूप में निकलती है और एक जगह से ब्लू नील निकलती है। ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलते हैं और उसके बाद नील मिस्र से होकर बहते हुए मेडिटेरियन सी, इसका मतलब भूमध्य सागर में अलेक्जेंड्रिया यानी सिकंदरिया के पास जाके अपना जल को विसर्जित करती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी। दूसरा नदी आपका है नाइज, जो कि गिनी अफ्रीका में है और गिनी की खाड़ी में यह गिरता है। तो आप गिनी की खाड़ी में आप नाइजर नदी को आप देखेंगे तो यहाँ ये रहा आपका नाइजर नदी, ये जो कि गिनी के खाड़ी में जाके गिरती है। और तीसरा नदी आपका है ऑरेंज, जिसका स्रोत है लेसोथो और अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ऑरेंज नदी का आप मैप में देख सकते हैं कि ये रहा आपका ऑरेंज नदी, ये है ऑरेंज नदी और जिसका जल आपका अटलांटिक महासागर में गिरती है और यह लेसेथो के करीब से निकलती है। और अगला नदी हमारा है अमेजन, जो कि अटलांटिक महासागर में गिरती है और जो कि एक अफ्रीकन नदी नहीं है। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। डेन्यूब, यूराल, वोल्गा या राइन? तो इसका सही जवाब यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, जिसकी लंबाई 3690 किलोमीटर है। यह नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वहां जाके गिरती है। यह रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 वोल्गा के ड्रेनेज बेसिन पर स्थित है, यानी वोल्गा के ही बेसिन पर स्थित रूस के सबसे 20 बड़े शहर हैं, जिसमें रूस की राजधानी मॉस्को भी शामिल है। डेन्यूब नदी भी यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है और डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है। तो चलिए वोल्गा नदी को देख लें। तो जो आपका वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी आपका ये है और ये कैस्पियन सागर में अपना जल को विसर्जित करती है। तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में अपना जल को विसर्जित करती है और कैस्पियन सागर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि 5 देशों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? कोसी, पद्मा, मिसमी या रावी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी, और जिसे हम लोग जो वहाँ जो कहते हैं बांग्लादेश में, वो नाम है उसका पद्मा। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। हरिद्वार से यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका मिलन यमुना से होता है और उसके पास यह बंगाल में पहुंचती है और बंगाल में यह 2 हिस्सों में बंट जाती है, भगीरथी और हुगली नदी। और भगीरथी बांग्लादेश में पहुंचने के बाद यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ये रहा आपका गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड से होकर निकलती है और प्रयागराज में मिलती है यमुना नदी के साथ और उसके बाद यह बहते हुए बंगाल में एक तरफ आपका हुगली और अगला तरफ जाता है भगीरथी, पद्मा, और जब यह ब्रह्मपुत्र से आके मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के नाम से यह संयुक्त रूप से अपना जल को विसर्जित करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? ब्राजील, कोलंबिया, चिली या अर्जेंटीना? तो मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की बड़ी नदी घाटी में से एक है। सबसे बड़ी तो अमेजन है। तो यह देखते हैं कि यह किस देश से होकर बहती है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कोलंबिया। तो कोलंबिया से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 1528 किलोमीटर है। यह दक्षिण अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है और निकास इसका कैरेबियन सागर में होता है। तो चलिए मैप में देखते हैं मैगडेलेना नदी, जो कि कोलंबिया में है। तो कोलंबिया में आप कोलंबिया मैप में देख सकते हैं और इसी में आप मैगडेलेना नदी, जो कि कैरेबियन सागर में गिरती है, ये रहा इसका। तो ये गिरने तरफ से आपको दिखाया जा रहा है, ये है मैगडेलेना नदी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली नदियों के बारे में आपसे पूछा गया है। नाइजर नदी, ऑरेंज नदी, कांगो नदी या नील नदी। तो यहाँ अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका पूछा गया है। तो अफ्रीका में तो बाकी सभी नदियाँ बहती हैं, लेकिन जो आपका दक्षिण अफ्रीका से बहती है वो आपका है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी यानी ऑप्शन बी। तो नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में है, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में, कांगो नदी मध्य अफ्रीका में, नील नदी उत्तर पूर्व अफ्रीका में। चारों नदियों को आप मैप में देख सकते हैं। ये रहा आपका नाइजर नदी, और उसके बाद ये रहा आपका ऑरेंज नदी, उसके बाद ये रहा आपका नील नदी, और उसके बाद ये रहा आपका कांगो नदी। तो सभी नदियाँ ये अलग अलग नदियाँ हैं जो कि अफ्रीका की 4 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? सिंधु, नहरल सिंधु, दरियाए सिंधु या सिंध? तो इसका सही जवाब है दरियाए सिंधु। उर्दू में दरिया मीन्स नदी होता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू में दरियाए सिंधु के नाम से जाना जाता है। यह चीन, भारत और पाकिस्तान से होते हुए बहती है और यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी और राष्ट्रीय नदी है। तो सिंधु नदी आप देख सकते हैं जो कि तिब्बत से होकर निकलती है और जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उसके बाद अरब सागर में अपना जल को विसर्जित करती है और 5 नदियों का जल को अपने ऊपर समाहित करते हुए यह सिंधु नदी में मिलती है। 5 नदियाँ, और इसी वजह से 5 नदियों के इलाके को पंजाब भी कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? भारत, पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान? तो सिंधु नदी कहाँ से प्रवाहित नहीं होती? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात यह अफगानिस्तान से प्रवाहित नहीं होती। तो यह नदी तिब्बत से मानसरोवर झील के निकट चेम्युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर, और जहाँ से निकलती है वो जगह आपका तिब्बत है, और तिब्बत में एक ग्लेशियर है जो कि मानसरोवर झील के निकट है। तो मानसरोवर झील के निकट एक जो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर का नाम चेम्युंगडुंग ग्लेशियर है। चेम्युंगडुंग ग्लेशियर। तो वो ग्लेशियर से ही यह नदी निकलती है, और इसका बहाव क्षेत्र आपका चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग उसी नदी के समान है, यानी दोनों में खाली जगह सेम है? अमेजन नदी का हम शक्ल है हमजा नदी, या नील नदी का, या फ्लैट नदी का, या अरकासंस नदी का? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अमेजन नदी। यह काफ़ी अजीब है। अमेजन नदी के नीचे 4 किलोमीटर नीचे एक ठीक नीचे नदी बहती है जिसे हमजा नदी कहते हैं, और वह अमेजन नदी के समान लंबाई की है। हमजा नदी और अमेजन नदी पृथ्वी की परपट्टी के विभिन्न स्तरों पर प्रवाहित एक जुड़वा प्रणाली का एक असामान्य उदाहरण है, और यह अमेजन नदी के 4 किलोमीटर नीचे बहती है और उसका नाम है हमजा नदी। तो अमेजन नदी जैसा कि आप देख सकते हैं इंडीज पर्वतमाला से होकर निकलती है। तो अमेजन नदी के ठीक नीचे धरती के अंदर 4 किलोमीटर डीप में अगर कोई नदी बहती है तो उस नदी का नाम है हमजा नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? डेन्यूब, गंगा, ब्रह्मपुत्र या राइन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डेन्यूब, जो कि 10 देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया होते हुए काला सागर में मिल जाती है। जैसा कि आप मैप में भी आप देख सकते हैं ये आपका डेन्यूब नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो कि काला सागर में आपका ये नदी गिरता है, जो कि आप देखेंगे भी तो यह 10 देशों से होकर गुजरती है और यह जर्मनी से होकर निकलती है, और इसकी सहायक नदी मिला के 10 देश बहुत मायने रखता है, 10 देश, और इसीलिए यह इस नदी को थोड़ा यूनिक भी बनाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? कोसी, तीस्ता, रावी या केलानी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केलानी। केलानी नदी भारत में नहीं बहती। यह श्रीलंका में बहने वाली नदी है। लंबाई इसकी बहुत कम है, 145 किलोमीटर। श्रीलंका की चौथी सबसे लंबी नदी है। कोलंबो की सिरीपाड़ा माउंटेन से निकलती है और 80% पेयजल कोलंबो को यही प्रदान करती है। यही कारण है कि इस नदी का एक महत्व है। तो यह नदी श्रीलंका के कोलंबो के पास 145 किलोमीटर लंबी नदी है, और कोलंबो का 80% ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटेट करने वाली जो नदी है वो आपका यही है, मेलानी, केलानी। अगला प्रश्न, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर, अब नहरों से कुछ सवाल है।
पूर्वी यूरोप में है, दक्षिण एशिया में, मध्य अमेरिका में, अरबी प्रायद्वीप में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मध्य अमेरिका में है। यह मानव निर्मित नहर है, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है। इसे आप देखें, अगर आप गौर करेंगे विश्व के नक्शे पर, तो अगर इधर आपका यूरोप है तो यूरोप से इधर पार करने में आपको इधर नीचे से आपको आना पड़ता। तो यही चीज़ को ये हल करने के लिए यहाँ बीच से ही रास्ता निकाला गया और पनामा के पास यहाँ पर नहर की खुदाई की गई। और ये नहर जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर और चौड़ाई 90 मीटर जो है, ये नहर इधर के अटलांटिक महासागर और इधर के प्रशांत महासागर, ये रहा इधर का अटलांटिक महासागर और ये रहा इधर का पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ये दोनों को जोड़ने का काम करती है, जो कि परिवहन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह पनामा देश में स्थित है, इसीलिए इसका नाम पनामा नहर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? बीजिंग हांगजाऊ ग्रैंड नहर, इरी नहर, सतलज यमुना लिंक नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजिंग हांगजाऊ ग्रैंड नहर, जो कि 1800 किलोमीटर लंबी है और यूनेस्को का धरोहर स्थल में भी दुनिया की सबसे लंबी कृत्रिम नदी या कृत्रिम नहर है, जो कि आप देख सकते हैं। बीजिंग से हांगझाऊ तक यह नहर काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिसकी लंबाई भी आपने अभी देखा कि इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। 1800 किलोमीटर एक बहुत बड़ा लंबाई होता है। अगला प्रश्न, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, किस देश में बनाई गई थी? मिस्र, ब्राजील, अर्जेंटीना या ओमान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिस्र। स्वेज नहर मिस्र में बनाई गई थी। इसका निर्माण 1859 से 1869, इसका मतलब इसका निर्माण में लगे हैं कुल 10 साल। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लैप्स की देखरेख में हुआ था। स्वेज नहर को 17 नवंबर 1869 को नेविगेशन के लिए यानी नौचालन के लिए खोल दिया गया और जमाल अब्देल नासेद ने 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया। यह नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें कई फैक्ट आपने देखा कि 1869 में शुरू हुआ, 10 साल इसके बनने में लगे। भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ता है। मैप में आप देख सकते हैं। पहले ब्रिटेन जाने के लिए, ये रहा आपका ब्रिटेन, ये रहा आपका हिंदुस्तान। ब्रिटेन जाने के लिए जब शुरू में अंग्रेज लोग भी आए तो अंग्रेजों ने इस प्रकार का इस रास्ते का प्रयोग किया। अब जब ये नहर 1859 से 1869 तक में यह बन के तैयार हो गया, नेविगेशन के लिए खुल गया, तो यही रास्ता आपका कुछ इस तरह से ऐसे हो गया, जिसमें आपका ये एक सागर, ये सागर एक हुआ आपका और ये सागर, ये हुआ आपका लाल सागर और ये हुआ आपका भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ मिस्र देश में यहाँ पर खुदाई करके दोनों यहाँ पर नहर बना के इन दोनों सागरों को जोड़ा गया और अब जाने का रास्ता ये तय किया गया। इस प्रकार से यूरोप की दूरी आधा से भी कम हुआ। तो यह नहर काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ता है। और देखा जाए तो यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। यह मिस्र में है और जिसे 1869 में शुरू किया गया। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सेम प्रश्न। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर, तो सही जवाब हो जाएगा आपका स्वेज नहर। अगला प्रश्न, किस वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई है, के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली? तो इसका सही जवाब 1869। आपने ऊपर भी देखा, डिटेल आपको बताया गया। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? काला भूमध्य, कैस्पियन भूमध्य, काला लाल, भूमध्य या लाल? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, जो कि आप ऊपर भी देखें, ऊपर यहाँ आपका सेम प्रश्न है कि भूमध्य सागर और लाल सागर, इसी का यहाँ अगला है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला जो नहर है उसे ही हम लोग स्वेज नहर का संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न, उस नहर का क्या नाम है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इसे 1914 में शुरू किया गया? कील नहर, पनामा नहर, व्हाइट सी नहर, स्वेज नहर? तो स्वेज नहर तो होगा नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पनामा नहर। यह पनामा में स्थित है और इसे 1914 में शुरू किया गया। यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर 80 के लगभग और इसकी चौड़ाई लगभग 90 मीटर है। यह नहर पनामा स्थलखंड को काटते हुए बनाई गई है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं कि यह पनामा नहर है, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है और इसे शुरू किया गया था 1914 में। यह सभी बातें सवाल में चर्चित हैं। अगला प्रश्न, नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है, यानी नदी समुद्र में गिरने से पहले कई भागों में बंट जाती है। तो सवाल यह है कि उन भागों को क्या कहते हैं?
तीक्ष्ण कटक, सहायक नदी, वितरिका, महाखंड। तो सही जवाब हो जाएगा वितरिका। वितरिका का आप उदाहरण भी आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा वितरिका के उदाहरण में कि जब गंगा नदी बहते हुए गंगा के नाम से बहती जाती है तो बंगाल में यह हुगली और भागीरथी में बट जाती है। तो ये हुगली नदी जो है, हुगली नदी, यह नदी आपका वितरिका नदी कहलाएगा। और जब नदियां किसी दूसरे नदी पर मिलती हैं तो वह उसकी सहायक होती है, और बटती हैं तो वितरिका होती है। अगला प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को किस झील में बहाता है? ओंटारियो, ह्यूरॉन, मिशिगन या सुपीरियर? तो यहाँ नियाग्रा जलप्रपात के बारे में पूछा गया है कि इरी झील का पानी को कहाँ ले जाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ओंटारियो झील में नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के पानी को ले जाता है। तो नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को ओंटारियो झील की ओर बहाता है, यानी यह वाटरफॉल दोनों झीलों के बीच में स्थित है। नियाग्रा नदी अमेरिका और कनाडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका ओंटारियो और ये रहा लेक इरी। यहाँ के बीच जो नदी जो है, यही नदी में आपका नियाग्रा जलप्रपात है। यहाँ पर आपको 5 लेक नजर आ रहा होगा, एक सुपीरियर झील, एक मिशिगन झील, एक ह्यूरॉन, एक इरी और एक ओंटारियो। यहाँ पर ये 5 झील दुनिया की सबसे विशाल झीलों का एक समूह है, जिसमें से जो सुपीरियर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इन 5 झीलों में केवल मिशिगन ही है जो केवल अमेरिका में पड़ती है। बाकी जो 4 झील हैं वो अमेरिका और कनाडा का बाउंड्री लाइन बनाती हैं। अगला प्रश्न, पैगोंग त्सो झील भारत और किस देश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? नेपाल के साथ, म्यांमार, भूटान या चीन के साथ? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका चीन के साथ। तो पैगोंग त्सो झील भारत और चीन के द्वारा साझा किया गया निकाय है। यह हिमालय में स्थित खारे पानी की एक झील है। 134 किलोमीटर लंबी झील है। इसका 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में और 135 लगभग में 90 चीन में और 45 भारत में। खारा पानी होने के बावजूद यह झील शीत ऋतु में जम जाती है। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा, जिसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहते हैं, इस झील के मध्य से होकर गुजरती है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रहा आपका लद्दाख का हिस्सा, और लद्दाख के हिस्से में यह है झील का भारतीय हिस्सा और ये है झील का चाइनीज हिस्सा। और जो नियंत्रण रेखा है LAC, वो आपका ये रहा LAC। तो LAC जो है इस झील के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इसका जूम्ड वर्जन में। तो ये है पैगोंग लेक। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में स्थित है? नियाग्रा, एंजेल, राइन या इग्वाजू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात। यह स्थित है ओंटारियो और इरी झील के बीच में। तो नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में है। यह न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर बनती है। और एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, और वेनेजुएला साउथ अमेरिका। ये हुआ आपका नियाग्रा जलप्रपात, जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। अगला प्रश्न, नियाग्रा फॉल्स कौन सी देशों की सीमा पर है? कनाडा USA, फ्रांस जर्मनी, मैक्सिको ग्वाटेमाला, USA मैक्सिको? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा USA और कनाडा। USA और कनाडा के बीच में लेक इरी के पानी को लेक ओंटारियो में विसर्जित करने वाली जो नदी है, उस नदी में जो झील जो बनती है, वही झील आपका है, जो जलप्रपात बनता है उसी को बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। अगला प्रश्न, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी, नाइजर या नील या कांगो? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात जाम्बेजी नदी पर है। यहाँ आपको 2 चीज़ जानना है, एक है विक्टोरिया झील और एक है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया झील जहाँ से व्हाइट नील निकलती है वो अलग है, और विक्टोरिया फॉल जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जाम्बेजी नदी पर, वो अलग है। इसे धुआं जो गर्जे भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में मोसी ओवातुनिया। यह 355 फीट यानी 108 मीटर ऊंचा प्राकृतिक जलप्रपात है। तो इसे आप देख सकते हैं कि यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और ये जाम्बेजी नदी का ये रहा आपका मैप। और लेक विक्टोरिया आपका अफ्रीका में ही स्थित है, लेकिन इसकी ये और उत्तरी हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न, विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या अफ्रीका? यह डायरेक्ट पूछी गई क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अफ्रीका, जो कि आप देख चुके। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, बैकाल झील या मिशिगन झील? तो सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब सबसे बड़ी मीठे जल की झील, तो ये आपका होगा लेक सुपीरियर। यहाँ सही जवाब आपका लेक सुपीरियर। लेकिन अगर पूछ दिया जाए
आयतन का आधार पर। ऐसे यहाँ बैकाल झील पूछा हुआ है, वो सवाल जवाब में दिया हुआ है, लेकिन सवाल का नेचर पर निर्भर करेगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब होगा सुपीरियर। आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो वह आपका होगा बैकाल झील, क्योंकि वह सबसे गहरी झील है। तो दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी झील बैकाल झील है। और सबसे लंबी झील भी अगर पूछा जाए तो यह भी बैकाल झील होता है। और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो कि खारे पानी की है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी। और जल की मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी आपका बैकाल है, और क्षेत्रफल में सुपीरियर है, और खारे पानी में कैस्पियन है। तो ये रहा आपका बैकाल झील। बैकाल झील जो कि रसिया की सर्बिया प्रांत पर स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सही जवाब ऊपर आप देख चुके हैं, इसका जवाब बैकाल झील होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है? अरल सागर, लाल सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपका खारे पानी की झील अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी अगर पूछता तो कैस्पियन सागर, और सबसे ज्यादा खारा अगर पूछता तो सबसे ज्यादा खारा में यहाँ आपका मृत सागर होगा। ऐसे सबसे ज्यादा खारा में होता है वान झील, लेकिन ऑप्शन की कमी के आधार पर आपका मृत सागर होगा। खारा पानी में सबसे बड़ा कैस्पियन सागर, सबसे खारा वान झील, वान झील नहीं है तो दूसरा सबसे खारा मृत सागर। तो विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील इथोपिया की गेटेल पॉन्ड झील को भी कहता है, जो कि बाद का रिसर्च में 433 लवणता है, और दूसरी लवणता मृत सागर की है। लेकिन यहाँ ये वाला झील जो है आपका ऑप्शन में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम में इसमें जाना है वॉन झील, जो कि सभी एग्जाम्स में आपको यही वॉन झील ही देखने को मिलेगा। तो जो आपने देखा अभी खारे पानी की झील मृत सागर, तो ये मृत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन के सीमा के बीच स्थित है, और वॉन झील ये तुर्की में स्थित है। तो दोनों की अलग अलग बातें हैं। और ये हुआ आपका कैस्पियन सागर, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील पुपो, झील टिटिकाका, झील वेलेंसिया, झील जानिन। तो इसका सही जवाब होगा टिटिकाका। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3812 मीटर है। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य यानी नाव चलाने जैसा झील जो है यह टिटिकाका है। यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, जिसे आप मैप में भी आप देख सकते हैं। यह बोलिविया और पेरू के सीमा पर स्थित है, लेक टिटिकाका। एंजेल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेनेजुएला। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 969 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर है, और गहराई इसका 860 मीटर है। तो यह वेनेजुएला में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत फेमस झील है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया, इरी, सुपीरियर या ओंटेरियो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुपीरियर। सुपीरियर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हुआ आपका लेक सुपीरियर। यहाँ 5 झीलों का एक समूह है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक यूरोन, लेक इरी और लेक ओंटेरियो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? सवाना, फेन, प्रेयरी या स्टेपी? तो इसमें से कौन घास का मैदान नहीं है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा फेन। सवाना घास का मैदान है, जो कि अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है। प्रेयरी उत्तर अमेरिका में है। स्टेपी यूरोप और एशिया में है, लेकिन फेन कोई भी घास का मैदान नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, पंपास, स्टेपी, सवाना और प्रेरी सभी क्या हैं? किस चीज के सभी नाम है? झरनों के, चक्रवात के, अमेरिका में स्थित झीलों के, घास के मैदानों के? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा, ये सभी घास के मैदानों के नाम है। तो घास के मैदानों को हम लोग लोकेशन के साथ सीख लेंगे, क्योंकि यह काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। थोड़ा समय लगे, लेकिन इसे आप जरूर सीखिए। तो पंपास, स्टेपी, सवाना, प्रेयरीज ये सब घास के मैदानों का अलग अलग नाम है। घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। ये आपका पूरा ग्लोब हुआ। तो ग्लोब में आपका जो कटिबंध जो अलग अलग बांटा गया है, उस कटिबंध के आधार पर घास के मैदान होते हैं। इस आसपास जो कि शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान है, उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, और भूमध्य रेखा के अगल बगल जो है उन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। जैसे आपका है सवाना। सवाना आपका पूर्वी अफ्रीका में है, कंपोस ब्राजील में है, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में है, और उसके बाद पंपास अर्जेंटीना, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अमेरिका, स्टेपी मध्य एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। इसे हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे तो ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। एक सवाल और देख लेते हैं, फिर मैप के माध्यम से देखते हैं। तो कौन सा युग्म
क्षेत्र और घास के मैदान सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना में प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, मध्य एशिया में स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अर्जेंटीना में प्रेरी, क्योंकि अर्जेंटीना में है पंपास और प्रेरी है आपका उत्तरी अमेरिका में, तो यही आपका गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब अगर घास के मैदानों की बात की जाए तो जो घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं डाउन्स। इसे आप याद रखने के लिए ये भी सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए फेमस है और क्रिकेट का बॉल करता है आपका बाउंस, इसका मतलब हो गया आपका घास का मैदान डाउन्स। जो अगला हमारा घास का मैदान है वो आपका न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान होता है जिसे न्यूजीलैंड के घास का मैदान को हम लोग कैंटरबरी कहते हैं। तो कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान है। तो न्यूजीलैंड के घास के मैदान हो गए। और जो घास के मैदान है जैसे आपका यूरोप और एशिया के बीच का जो जगह है इसे हम लोग यूरेशिया की संज्ञा देते हैं। तो ये जगह को हम लोग यूरेशिया कहते हैं और यूरेशिया में जो घास का मैदान है उसे हम लोग एस्टेपी कहते हैं। तो एस्टेपी नामक घास के मैदान यह आपको यूरेशिया में देखने को मिलेगा। तो एक तरफ आपका है एशिया और एक तरफ है यूरोप, दोनों को स्टेपल करने वाले जगह पर आपका एस्टेपी नामक घास के मैदान। अब आइए आप अफ्रीका में। अफ्रीका में आपका दो प्रकार के घास के मैदान हैं। एक साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगा वेल्ड घास के मैदान आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे और उत्तरी अफ्रीका में आपको जो घास का मैदान मिलेगा वो आपका होगा सवाना यानी फ्री में आना सवाना। तो सवाना घास का मैदान जो है वो आपका हुआ उत्तरी अफ्रीका में। अब आप देखेंगे प्रेरी जिसे हम लोग ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, यह आपका अमेरिका में स्थित घास का मैदान है जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम प्रेयरी है। प्रेयरी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहा जाता है वो प्रेयरी है, जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और अगला जो घास का मैदान हमारा होने वाला है वो आपका घास का मैदान है अर्जेंटीना में जो घास का मैदान है उसे हम लोग कहते हैं पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में। और घास के मैदान में ऊपर हम लोग देख लेते हैं, और घास के मैदानों में जो लानोस आपका है वेनेजुएला में और कंपोस ब्राजील में है। तो ब्राजील में जो घास का मैदान है उसे हम लोग कहते हैं कंपोस, और वेनेजुएला में घास का जो मैदान है उसे हम लोग कहते हैं लानोस। तो विश्व के अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आपका घास का मैदान भी, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा 41 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। तो अंत में आप लोगों से यही कहना रहेगा कि इस चैनल में अगर आपको सही चीज़ें आपको लगता है कि दी जा रही हैं तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो धन्यवाद। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।